अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांग्रेस अपने ही अंतर्विरोध की शिकार है और कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ खराब चल रहा है और कांग्रेस अपने ही बने जाल में उसके बड़े बड़े नेता फंस जा रहे हैं और कांग्रेस जहां है वहां भी सिमटती और सिकुड़ती जा रही है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं जो कुछ 24 घंटे से चल रहा है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और कांग्रेस के अंतर्विरोध के बारे में इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, कांग्रेस को विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, तो कांग्रेस के भीतर एक शाश्वत विपक्ष है, एक ऐसा विपक्ष जो कांग्रेस के भीतर रहता है और कांग्रेस जैसे ही आगे बढ़ती है वो पीछे खींच लेता है। कमोबेश हर राज्य में आप कांग्रेस के साथ इस अंतर्विरोध को पाएंगे। ये खोज है, डिस्कवरी, और ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के भीतर का ये विरोध क्यों है। कांग्रेस के भीतर ही विपक्ष का जन्म कैसे होता है। जो चीज़ बहुत ग्रेसफुली आराम से हैंडल हो सकती है, ठीक से टैक्टिकली हैंडल की जाती है, उस पर चारों तरफ गंदगी बिखेर देना, ये आजकल कांग्रेस की एक नई फितरत हो गई है। कोई भी राज्य आप देख लें जहाँ ये सत्ता में है, इन दिनों या तो वहाँ संघर्ष है, यहाँ पार्टी में फूट है, या फिर बगावत है। केंद्र की सत्ता के हाथ से गई और राज्यों में जनाधार क्या सुकड़ा, हर क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस आला कमान को आंखें दिखा रहा है। जब आपके पास ताकत नहीं होती है तो आपके सिपाही सालार ऐसे ही आपके साथ करते हैं जो कुछ गांधी फैमिली के साथ और कांग्रेस के साथ दिल्ली में हो रहा है, देश में हो रहा है। अशोक गहलोत 40 साल से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर, जिनके बारे में अब तक ये धारणा थी कि गांधी परिवार के सबसे खास वफादार, 2 मिनट नहीं लगा कुर्सी के लिए उन्होंने गांधी परिवार को धता बताते हुए जयपुर में ऐलान कर दिया है नहीं हटेंगे। अजय माकन और खड़गे को बैरंग और अपमानित होकर दिल्ली लौटना पड़ा, गुजरात जयपुर से बेइज्जत होकर। इन्होंने मीटिंग बुलाई, गहलोत के समर्थकों ने पैरेलल बैठक बुला ली और ये संदेश दिया मुख्यमंत्री तो हम चुनेंगे। जो काम बहुत ग्रेसफुल तरीके से हैंडल हो सकता था, मैंने शुरुआत में कहा, उसको किस तरह से गंदगी में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस इसकी उदाहरण है। अब कोई ताज्जुब नहीं कि ये आगे चलकर अगले 2 दिनों में और विकृत रूप ले और ज़्यादा अपमानजनक तरीके से ये सब संचालित हो। कारण क्या है? हैंडलिंग, अनुभवहीनता या संगठन पर लगातार कमज़ोर होती जा रही गांधी परिवार की पकड़ और देश के सबसे बड़े अपोजिशन की ये बेहाली और ये बदहाली और उनको मिल रही इस तरह चुनौतियां, ये 2024 में कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान की तरफ धकेल रही हैं। क्या कांग्रेस को इसकी फिक्र है? शायद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जनता के बीच हैं। लेकिन राजा जब युद्ध में हो या जनता के बीच हो और उसके किले पे अटैक हो जाए और उसकी सेना के खास सिपाही सालार बागी हो जाएं, तो राजा को क्या करना चाहिए? आपको बेहतर पता है। पूरा इतिहास इन्हीं सब चीज़ों से भरा पड़ा है। लेकिन कांग्रेसी न अतीत से सबक लेते हैं, न वर्तमान से सीखते हैं और न अपना भविष्य उज्जवल देखते हैं इस वर्तमान दौर में। तो कांग्रेस के इस लगातार हो रहे पतन का कारण क्या है? हम इस पर खुलकर आज चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस लगभग खत्म, 2% वोट बैंक, 2%। इतने ज़्यादा तो यहाँ नोटा को मिल जाता है। 6 महीने से कोई अध्यक्ष ही नहीं है, पार्टी संगठन का आता पता नहीं है। जो संगठन बड़े जोर शोर और बैंड बाजे के साथ बनाया गया था, खत्म। तो कांग्रेस खुद धीरे धीरे अपने को सिमटती सिकोड़ती और बेदम क्यों होती जा रही है? यही हाल रहा तो 2024 में बीजेपी के मुकाबले क्या ही खड़े हो पाएंगे? बड़ा सवाल है। कुछ बयान सुने, डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए
पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है, चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान, हर तरह से त्रस्त है। राजा जब कमजोर होता है तो सिपाही सलार इस तरह तख्ता पलट करके कब्जा कर लेते हैं। अशोक गहलोत को इस मकसद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था कि वो गांधी परिवार के सबसे निकट हैं, वफादार हैं। लेकिन जब वफादारी के टेस्टिंग का टाइम आया तो सबसे पहले आला कमान को धोखा किसने दिया? गहलोत ने, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा। तो कुर्सी और सत्ता है, यहाँ जिसकी सत्ता और कुर्सी होती है, खेल उसी का होता है। शक्तिहीन हैं तो फिर आपको संघर्ष में जाना ही पड़ेगा। तो गांधी परिवार के पास और कांग्रेस के पास संघर्ष में जाने के अलावा और कोई विकल्प अब बचा नहीं है। और इस तरह की फजीहत कांग्रेस अपनी क्यों करा रही है, ये एक सोचनीय प्रश्न है और आज हम परिचर्चा में इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनूप संडा जी समाजवादी पार्टी से हैं, प्रभाकर पांडे जी कांग्रेस से हैं, अविनाश कल्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं राजस्थान के, अमिताभ भूषण जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो अविनाश जी बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप करें और ये कांग्रेस के भीतर का जो अपना अंतर विरोध है वो इतना विकृत रूप कैसे ले गया, ये बड़े आश्चर्य का विषय है, क्योंकि जिन्हें गांधी फैमिली का सबसे वफादार व्यक्ति बताया जा रहा था, आज तो धोखा उन्हीं की तरफ से हुआ। जी शुक्रिया ब्रजेश जी, मुझे अपने कार्यक्रम में लेने के लिए। देखिए, राजस्थान में जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, पर ऐसा भी नहीं था कि इसका अंदेशा नहीं था। इसके सुर तो अशोक गहलोत शुरुआत से कह रहे थे। जब इस बात का ही उनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, तभी उन्होंने कहा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। फिर एक जयराम रमेश जी की तरफ से आया बयान और फिर राहुल गांधी ने कोची में कहा कि एक व्यक्ति एक पद। तो शुरू से अशोक गहलोत का मन नहीं था कि वो केंद्र में जाएं। ये ऑप्शन तो 3.5 साल पहले भी था, वो केंद्र में ही थे और उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को राजस्थान में एस्टैब्लिश किया। तो आला कमान को ये कंसिडर करना चाहिए था कि रिबेलियन इज ऑन कार्ड्स, पर अशोक गहलोत ने अपने चिर परिचित अंदाज में इन सबको आउटस्मार्ट कर दिया और आज वो दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे पास 92 विधायक हैं और मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, आप जो चाहें करें। तो उन्होंने जो अपनी एक इमेज और एक लॉयल्टी का एक ऑरा बना रखा था 45 साल से, आज उन्होंने उसको अपनी सत्ता बचाने के लिए इनकैश किया कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड थे और आज उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो लगता है कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने भी उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अगर आप इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं आला कमान ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही लाइटली लिया और इतने सीजन पॉलिटिशियन को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था। इतना इमेच्योर स्टेप पर कांग्रेस की लीडरशिप ने कैसे ले लिया कि गहलोत को बिना विश्वास में लिए एक ऑब्जर्वर्स का डेलीगेशन भेज दिया? बिल्कुल, और उनकी तरफ से ये बात क्लियर थी कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो इस बात के संकेत दे रहे थे तो आपको अपनी बात पुख्ता करने से पहले उधर का ग्राउंड भाप लेना चाहिए था। और देखिए उन्होंने कितना स्मार्टली किया, किसी को भनक भी नहीं लगनी थी। वो खुद चले गए दर्शन के लिए, अपने साथ अध्यक्ष को ले गए, सबको मैसेज था और अचानक इस पूरे घटनाक्रम से 6-7 घंटे पहले उनके जो ऑपरेटर्स थे, हैंडलर्स थे, शांति धारीवाल, सुभाष गर्ग, महेश जोशी, उन्होंने सबने वो कॉल्स करने शुरू किए और लोगों को बुलाया। तो इतना स्विफ्टली उन्होंने एक्ट किया कि जब तक वो आए सब हो गए। और इसका आप क्लासिक केस सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के, जिनको आला कमान का एटलीस्ट मैसेज मानना चाहिए था, वो खुद शांति धारीवाल के यहाँ दिखे।
तो ये क्या सीधे चैलेंज है गांधी फैमिली को गहलोत की तरफ से? जी बिल्कुल है, वो बिल्कुल इस पे अड़े हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप राजस्थान की राजनीति में जरा भी रुचि रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन दो कद्दावर नेताओं में किस तरह का एक द्वंद्व है। ये पिछले 3.5 साल में बहुत ही कम एक दूसरे से इन्होंने मंच साझा किया। तो कांग्रेस पार्टी ये जानती थी शुरुआत से और बहुत अच्छा रहता कि अगर वो इतने लंबे समय में इन दोनों को किसी न किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाती, स्पेसिफाई कराती कुछ। पर मुझे हैरानी कि जिस व्यक्ति की लॉयल्टी इतनी पतले धागे से बंधी रही हो उसको गांधी फैमिली या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। देखिए, आई थिंक उन्होंने उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कंसिडर किया कि वो जाएंगे। आज तक इससे पहले जब तक सचिन पायलट का चैलेंज नहीं मिला, गहलोत हमेशा बिल्कुल सही में रहे। पर आप देखिए इस बार वो पूरे टेन्योर में असहज रहे। जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में ली है, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो कई उनके सपोर्टर्स हैं जिनसे बात हुई, वो कहते हैं इनको टेस्ट किया गया। जब आप बिल्कुल ब्रिंक पे ले जाएंगे और मनमानी पे उतर आएंगे तो आदमी अपनी पोजीशन बचाने के लिए करेगा। तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी को सबसे बड़ा गहलोत के खेमे की या फिर आला कमान की? क्या इसमें चूक आप किसकी तरफ से मानते हैं? ये गलती किसकी तरफ से मानते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी तरफ से है, गहलोत की तरफ से या गांधी फैमिली की तरफ से? मुझे लगता है गांधी फैमिली और जो आला कमान के जो हैंडलर्स है उनको इसे थोड़ा सीरियसली सुझावना चाहिए था। उन्हें पहले कंसिडर करना चाहिए था कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया जी उनसे मिलते बात करते, क्योंकि अशोक गहलोत उन्हें खुद पता है कि क्या कुछ कर सकते हैं। आप देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब वो गुजरात में थे तो उन्होंने कांग्रेस को पूरी फाइट में लेके आए। कर्नाटक में जब उनको प्रभार दिया तो जहाँ उनके एमएलए कम थे, जीते हुए नहीं थे, वो उनको सरकार में लाए। तो ही इज अ मास्टर टैक्टिशियन और वो कहीं तक जा सकते थे। और आपने किनको भेजा? आपने भेजा अजय माकन को। क्या उनका स्टेचर है कि वो अशोक गहलोत से सीधे बात नहीं कर पाए? मुझे नहीं लगता। पिछले 2.5 साल से तो मैंने उनको कभी उनसे सीधे बात करते देखा ही नहीं। वो तो हमेशा इसी भूमिका में रहते थे कि उनसे ऑर्डर सुनने आ रहे हैं जी। तो आपको किसी सीजन आदमी को भेजना चाहिए था, कोई दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। पहले से ही वो आते, मध्यस्थता करते, सारी बात को समझाया जाता। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा टाइम है राजस्थान पॉलिटिक्स में। जो शत्रप को अपनी ताकत दिखाती वो उन्होंने दिखा दी। अब सारी नजरें 10 जनपद पे है कि वहां से क्या हुक्म निकलता है। वो एक्सपेक्टेड क्या है, क्या क्या निकल सकता है? आप लोग का क्या अनुमान है वहाँ जयपुर में? देखिए जयपुर में तो कई एमएलए आश्वस्त है, क्योंकि जब तक आला कमान पूरा ये संकेत ना दे कि वो सचिन पायलट के ऊपर अपना विश्वास जता रहा है, तब तक असमंजस और वो जो बीच में रहने वाले एमएलए है वो कहीं नहीं जाएंगे। रही बात एमएलए की, तो मेरा ये मानना है जहां आला कमान का हाथ होगा फाइनली एमएलए वहीं जाएंगे। तो आला कमान को अब अपना इकबाल दिखाना होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो शांति धारीवाल है, महेश जोशी हैं, इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। जो अशोक गहलोत, क्या आपको लगता है कि गहलोत ने अब गांधी फैमिली को सीधे चुनौती दे दी है, तो अब वो मुख्यमंत्री के पद पे रह पाएंगे या फिर चुनौती देकर बने रहेंगे? देखिए मुझे ये लगता है ब्रजेश जी अभी वो रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, पर कि बहुत जल्द गांधी परिवार एक ऐसा कैंडिडेट वापस लेके आएगा जो उनका विश्वास पात्र हो। क्योंकि अगर उन्होंने इस रिबेलियन को अभी टैकल नहीं किया तो जब वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे तो उनके पास क्या पावर रह जाएगी। इस राउंड का एक अंतिम सवाल है आपसे, फिर डिबेट को दूसरे प्रवक्ताओं के पास चलेंगे। क्या अब अशोक गहलोत की जो कैंडिडेचर है नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस के लिए, वो इस घटनाक्रम के बाद प्रभावित होगा या फिर यथावत कायम है? हेलो सर, आवाज। अशोक गहलोत का जो अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेचर है वो अभी बना रहेगा या फिर वो प्रभावित होगा? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है प्रभावित होगा। करेक्ट, प्रभावित होगा। वो इतना नहीं कर सकते कि किसी आदमी ने खुलेआम आंख दिखा दी हो। और ये देखिए इनको कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल मैनेजर्स को मूव करना चाहिए था। अशोक गहलोत पहले दिन से इस पूरे गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि वो अध्यक्ष बने जी, जबरन बनाया जा रहा था। वो तो बिल्कुल अपनी सेंटर की पोजीशन को छोड़ के प्रदेश में आए थे। मेरे साथ प्रभाकर पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रभाकर जी बहुत शुक्रिया आपका। ये कांग्रेस किस बात की शराप लग गया आप लोगों के, या किसकी नज़र लग गई
आप देखिए, जिनको सबसे वफादार मानते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, वहाँ धोखा, सीधे चुनौती गांधी परिवार को। अब बताइए। ऐसा है आदरणीय कि कांग्रेस का किसी को न किसी का श्राप लगा है, न तो कांग्रेस श्रापित है। श्रापित पार्टी कौन है आपको मालूम है? अशोक गहलोत की जहाँ तक बात रही, अशोक गहलोत बहुत ही समर्पित नेता कांग्रेस के लिए हैं। राष्ट्रीय महासचिव रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गांधी परिवार के बहुत ही नज़दीकी के साथ साथ जनता की आत्मीयता उनके साथ रही। ये लग रहा है आपको, ये दिख रहा है। और जो भी इस विषय में कह रहा है। कैसी बात कर रहे हो पांडे जी? अब तो क्या कॉलर पकड़ के कहें तब समझ में आएगा। आदरणीय मेरी बात सुनो। और कितनी बुरी तरह से कहा जाए? नहीं बिल्कुल, जितनी भाई आदमी अपना अभी अविनाश जी की बात सुनी ना? नहीं, शुक्ला जी की बात सुना मैं। ये आपका शुक्ला जी का एक शुक्ला जी नहीं हो, कल्ला जी हैं। और कल्ला जी, हाँ क्षमा। ये एकांकी विचार हो सकता है कि अपना जो है एकांकी विचार हो सकता है कि गहलोत आंख दिखा रहे हैं, गहलोत एक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इसमें कुछ है ही नहीं है। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो अजय माकन बाहर निकल के उनसे पूछो ना। नहीं, अजय माकन की मैंने प्रेस वार्ता सुना, फिर कल्ला जी को मैं सुन रहा था कि किसी और सीजन लीडर को, किसी वरिष्ठ नेता को। भाई अजय माकन वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, अजय माकन सुलझे नेता हैं, और वहाँ सोनिया गांधी का संदेश देने के लिए अजय माकन गए हुए थे, न कि अजय माकन जो है ये मुख्यमंत्री पद का निर्णय लेने सही चल रही है कि आप संदेशा भिजवाओगे, वो भी इतने महत्वपूर्ण नेता को। अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं? यस अविनाश जी प्लीज। मैं अपने पैनलिस्ट को यही कहना चाहूंगा कि अगर वो राजस्थान देखें, अजय माकन जब अशोक गहलोत से मिलने कई बार सीएमआर में जाते थे, तो उन्हें वेट करना पड़ता था काफी समय तक उनसे समय लेने के लिए, और वो सीरियसली भी नहीं लेते थे। वो तो आइए अजय बाबू कहा, सुना और चले गए। नहीं तो, सुने कल्ला साहब, ऐसा है कल्ला साहब, सुने मेरी बात। ये भाई मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद कोई मुख्यमंत्री व्यस्त है, किसी पार्टी या कोई वरिष्ठ नेता भी गया तो अपनी व्यस्तता से समय निकाल के अगर 2 मिनट इंतजार करा दिया तो उसमें कोई तवहीनी और कोई नहीं, वो घटना की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक परसेप्शन बता रहे हैं कि आपने भेजा किस कद के नेता को था। जब भेजना ही था तो पहले विश्वास में लेते। नहीं, वो अजय माकन का अशोक गहलोत से कद कम हो सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा के मैसेंजर की हैसियत से गए थे, इसलिए उनका महत्व है। तो फिर बगावत तो हो गई? नहीं, बगावत कहाँ हुई? ये बगावत, अरे बगावतों का प्रचार करने में किसी और की चाल है आदरणीय, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सब बहुत रहस्यमय बातें हैं, सब चलाया जा रहा है कि कांग्रेस से बगावत, और कांग्रेस जैसा। भाई आप तो जो बातें आ रही हैं समाज से, मीडिया से, वही बात तो कहेंगे। अभी अपना दिमाग वाली बात नहीं किए हैं। भी आप जब आप सही सामने गड्ढा और आप कह रहे हो सड़क प्लेन है, मैं कैसे मान लूं? आदरणीय बिल्कुल सड़क प्लेन है। वो भी तब जब राकेश त्रिपाठी टार्च लेके बता रहे हो कि देखो गड्ढा है। नहीं, वो जो है वो माया बस, ये समाजी संरचना के माया से बशभूत बस आपको सड़क गड्ढा दिखाई दे रही है। कांग्रेस में कभी ये नहीं। महाराज मैं कोई प्रवचन के लिए नहीं बैठा हूँ, आप सीधे बात करो। आप लोगों को ये माया दिख रही है? अरे सामने संकट विद्यमान है, दूसरी सेना तलवार लेके खड़ी है, और आप अभी भी पता नहीं किस दुनिया में हो। अभी क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? उस संकट का समाधान, दिल्ली पहुंचे हैं खड़गे और अजय माकन, वो मीटिंग चल रही है, उस संकट का समाधान बहुत थोड़े समय में हो जाएगा। और उस पर से भी आश्चर्य देखो, अब कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रही है कि अच्छा ठीक है, ये तो जो कह रहे हो ठीक है, लिख के ले आओ। अब ये क्या बात हुई? सामने बगाओ, अब कह रहे लिख के ले आओ। नहीं, बेइज्जती हुई माकन की और खड़गे की कितनी। नहीं आदरणीय, फिर बेइज्जती नहीं है भाई। कोई भी आप हमको लिखित में दे दीजिए, उसका अध्ययन करूंगी, फिर निर्णय लूंगी उस पर। अरे मौखिक कहने के बजाय हम मतलब आप हमारी बेइज्जती करो, फिर त्रिपाठी जी हमसे कहेंगे लिख के दीजिए मिश्रा जी, तब मैं मानूंगा। ये बेइज्जती बिल्कुल नहीं हुई भाई। जो बात हम मौखिक कह रहे हैं वो हमको लिखित में दीजिए, उससे कोई एविडेंस नहीं है कि वह साक्ष्य दीजिए। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो बैठे बैठे मलाई मिल रही है। त्रिपाठी जी, ये राजस्थान में हो क्या रहा है कांग्रेस में? क्या आप लोग का कोई रोल है क्या इसमें, कोई भूमिका पीछे से? नहीं, ब्रजेश जी अपने कर्मों से डूब रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम कर रही है, ये तो चूंकि परिवार के भीतर अभी कई प्रकार के हिस्सेदार निकलकर सामने नहीं आए, जैसे समाजवादी पार्टी के भीतर निकल करके आए, इसलिए वहां पारिवारिक कलह के नाते विभाजन हुआ, या पार्टी के भीतर कलह होती रहती है। और ये कोई आज पहली बार नहीं हो रही है। आजादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 दल, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके दर्शक सुनकर के उनको भी रोचकता आएगी, लगभग 70 दल कांग्रेस से निकल करके बन चुके हैं अलग अलग।
अभी हालिया है गुलाम नबी आजाद साहब ने भी अपना नया दल बना ही लिया है। तो सोचो अमरिंदर कितना सिंह बड़ा जिस तरह वटवृक्ष से है पार्टी कांग्रेस, छोड़ करके इनके सीनियर 70 लीडर पैदा कर चुकी है अब लंबे तक। समय तक लंबे नहीं, देखिए अगर ये उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं ऐसी उपलब्धि उनको मुबारक हो, ऐसी और उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी के खाते में दर्ज होती रहे, जुड़ती रहे और धीरे धीरे करते करते ऐसे ही कांग्रेस बिल्कुल एकदम अंतिम कगार पर दम तोड़ते हुए वेंटिलेटर पर तो है समाप्त हो जाएगी। देखिए सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से है। सोनिया जी आश्वस्त होकर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हैं, राहुल गांधी जी युवा चेहरे आकर के कांग्रेस पार्टी के कमान संभालते हैं और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी पार्टी से इस्तीफा देती हैं, आश्वस्त हो चुकी सोनिया जी फिर से आकर के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाती हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब हालात ये हैं कि राजस्थान मैसेंजर भेजना पड़ रहा है, लिख के लाओ। प्रभाकर जी कह रहे हैं कि लिख के लाओ। अब ये किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं? आपके पार्टी के भीतर इस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है, भागदौड़ हो रही है, टूट हो रही है, अराजकता की स्थिति है। और कांग्रेस तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी नई भूमिका क्या देखना चाहती है? राहुल गांधी जी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या देखना चाहती है आप अपनी भूमिका बीजेपी? जनता जो भी भूमिका तय करेगी, जनता जनार्दन है, जनता जो भूमिका तय करेगी भारतीय जनता पार्टी उस भूमिका का अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसमें आप अपनी क्या भूमिका पाते हैं? ना हटे थे ना हटे। नहीं, हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर का यह आंतरिक बवाल है, कांग्रेस पार्टी अपने भीतर के आंतरिक बवाल को पहले समाप्त करे और जब कोई एक स्थिति स्पष्ट और साफ रूप में दिखाई देने लगेगी तो निश्चित तौर पर क्या पायलट का साइड लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? होगी, हम उसको पूरा करेंगे। पायलट अगर कुछ लेकर आते हैं एमएलए तो बीजेपी का क्या रुख होगा? अब भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे तो नेतृत्व विचार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी तक तो फिलहाल कोई प्रस्ताव आया नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी अगर आएगा तो विचार करेंगे। नेतृत्व को विचार करना होता है। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के आधार पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी के भीतर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी के एक हमारी कार्यप्रणाली है, राज्य की इकाई के द्वारा क्या प्रस्ताव होगा सेटअप बता रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना लिख के लाओ। हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि लिख के ले आओ, जितना अपमान हुआ बेइज्जती हुई लिख के लाओ। भारतीय जनता पार्टी में एक भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। ओके, अनूप संडा मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी बहुत शुक्रिया आपका। ये लार्जेस्ट अपोजिशन है देश का कांग्रेस, वहाँ की हालत उठा पटक, गदर, विद्रोह, बगावत, घात प्रतिघात, विश्वासघात आपके सामने। जिसको सबसे वफादार उसने सबसे पहले धोखा दिया। तो जब लार्जेस्ट अपोजिशन का ये हाल है तो 2024 में आप लोग कैसे बीजेपी का मुकाबला करोगे? चिंता नहीं होती आपको? देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते और समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते यह चिंता जरूर होती है कि कांग्रेस जिस तरीके से अनिर्णय की, जिस तरीके से बिखराव की और जिस तरीके से शक्तिहीनता की स्थिति में जा रही है, भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और अभी राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ भी इशारा किया। इनकी पार्टी तो बगुला भगत की भूमिका में है। जैसे बगुला भगत होते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि कब मछली आए और कब उसको गपक ले, तो भारतीय जनता पार्टी तो बगुला भगत की भूमिका में है। राजस्थान में भी। और बिल्कुल इस बात को भी हमें ब्रजेश जी ध्यान रखना चाहिए कि माननीय भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2013 में जब उनको चुनाव संचालन समिति का भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाया गया था, तो जो पहला ट्वीट उन्होंने किया था, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना अब साकार होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इसके पीछे कोई सत्ता का खेल तो नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता तो कोई खेल नहीं खेल रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस देश में विपक्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास कर सकते हैं। झंझट उनके घर हो रहा है, आरोप बीजेपी पे कैसे? कोई एविडेंस दीजिए। आप जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, मारपीट इनके यहाँ हो रही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ आप जानते हैं, झारखंड में क्या होने जा रहा था आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गई आप जानते हैं। तो ऑपरेशन लोटस चल रहा है पूरे देश में। और ऑपरेशन लोटस ने कहा था कि गहलोत को हटा दो। आप जानते हैं कि लोटस कीचड़ में ही पैदा होगा और कहां कहां कीचड़ पैदा किया जाएगा कमल खिलाने के लिए, ये बात तो आने वाला समय बताएगा। और जो खुशी है भाजपा के प्रवक्ता महोदय की, वो इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल चल रहा है अंदर खाने। चेहरे की मुस्कुराहट, सही कह रहे हो।
और जहां पर तक ये उत्तर सारा प्रदेश- मलबा आप बीजेपी पे कैसे फेंक सकते हो? नहीं, इनकी देखिए, क्या चूक है? हमने इस बात को लगातार देखा है। ईडी, सीबीआई, आप बताइए कि जो नेता कांग्रेस में थे उनके यहाँ ईडी छापे मार रही थी पहले, वो भाजपा में चले गए। पश्चिम बंगाल के नेताओं को देख लीजिए, वो गंगोत्री में नहा लिए। तमाम महाराष्ट्र में क्या हुआ आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के पूर्व मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से परेशान करने के लिए पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी बहादुरों की पार्टी है। हमारे नेता पूरे देश में समाजवाद की अलग जगह करके तो समाजवाद आप की इस विचारधारा को बढ़ाने का पूरा काम कर जो रहे कुछ हैं। भी पॉलिटिकल घटनाक्रम है राजस्थान का, इसके पीछे क्या बीजेपी की साजिश मानते हो? देखिए, ऐसा कहना चाहते हो आप? दोनों चीजें हैं। कांग्रेस की का मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि इनकी कमी क्यों नहीं बताते हो कांग्रेस की? अनिर्णय, गलत टाइमिंग, अपरिपक्वता, और उसके साथ साथ अंदर से कहीं ना कहीं हवा जरूर दी जा रही है आग को। अब कांग्रेस को आप सिखाओगे परिपक्वता? नहीं, देखिए, अभी ये सिखाने की 100 बात साल नहीं। पुरानी पार्टी को मैंने ब्रजेश भाई शुरुआत में ही कहा कि मैं राजनीति का एक विद्यार्थी होने के नाते अपनी बात कह रहा हूं। ये सिखाने की बात नहीं है, ये समय दिखाता है। ये आप जैसे कह रहे हो 100 साल पुरानी पार्टी, यही कांग्रेस थी जिसके राज्य में एक मुख्यमंत्री रातों रात बदल दिया जाता था और चू भी नहीं करता था, बदल करके सुबह दिल्ली चला जाता था। आपने एक बात राजनीति अपीलों, आपने एक बात कही थी, शक्तिहीनता। हाँ, अपीलों से राजनीति नहीं चला करती है। राजनीति में अपने आदेशों को मनवाने के लिए पर्याप्त शक्ति और अनुशासन भी होना चाहिए, और अनुशासन कायम करने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति आज कांग्रेस के पास नहीं है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है। और उस सारे घटनाक्रम को बढ़ावा देने में मैं निश्चित तौर पे बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को विपक्ष मिटा करके पूरे देश को, हो सकता है आने वाले समय में वन पार्टी सिस्टम की भी बात होने लगे। अमिताभ भूषण बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया। ये राजस्थान के घटनाक्रम को आप किस तरह से विश्लेषित करते हो? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है और जिस वक्त में हो रहा है, इसको देख के लग रहा है कि कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है वो भटकाव, बिखराव और निगेटिव परसेप्शन के दौर में है। इसका असर कांग्रेस की सेहत पर है। एक समय जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक उसी समय पार्टी के भीतर इस तरीके की पूरी परिदृश्य निकल के आ रही है। तो इसका असर आप सोचिए कि जनता के मन पर क्या होगा। इस तरीके की परिस्थिति अगर कांग्रेस की रहेगी, और वो भी तब जब सामने अब चुनाव का वर्ष बहुत करीब है राजस्थान के लिए, तो ऐसे समय में जब 1 साल की अवधि बची हुई है, तब क्या परसेप्शन आप बना रहे हैं। जो 2020 में सचिन पायलट करते हैं, वही 2022 में इनके विधायक अशोक गहलोत के समर्थक विधायक कर रहे हैं। ओवरऑल इसमें नुकसान कांग्रेस का है, कांग्रेस की राजनीति का है। और जहां तक राजस्थान का मामला है, तो मुझे ब्रजेश जी ऐसा लगता है कि फिलहाल बीजेपी के लिए इसमें कुछ गेन जैसी स्थिति इस वक्त तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई सरकार बनाने का जोखिम उठाएगी। और सचिन पायलट की जो पूरी राजनीति है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि अगर वो प्रस्ताव लेके जाते हैं, बीजेपी लेती है, तो मुझे लगता है कि पायलट अपनी जहाज खुद ही क्रैश कर लेंगे अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो। पर मुझे समझ में नहीं आया कि सचिन पायलट तो राजस्थान की सचिन पायलट के सपोर्ट पे सिर्फ 20-22 एमएलए हैं और 90 के आसपास एमएलए हैं, और अशोक गहलोत के पास की जो तृष्णा है वो बहुत साफ तौर पर दिख रही है, और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। अजय माकन का जिक्र हो रहा था ब्रजेश जी। अजय माकन के संदर्भ में मुझे ये लगता है कि जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के, एक कहावत है। तो अजय माकन का दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब के भीतर देख लीजिए, अब राजस्थान पहुंचे हैं, तो उनके पहुंचने से क्या कुछ कांग्रेस की सेहत पर असर पड़ता है, वो भी जग जाहिर है। आप क्या मानते हैं कि सचिन पायलट के पास सिर्फ 20 के आसपास एमएलएज का सपोर्ट है? क्या सिर्फ इतने एमएलएज के दम पे वो अपने को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? है उनके अंदर इतनी क्षमता कि वो पूरी कांग्रेस को साथ ले पाए राजस्थान में? ओके, मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं अविनाश जी के पास चलता हूँ। अविनाश जी, आप मुझे बताइए कि सिर्फ 20 एमएलएज का सपोर्ट के आसपास एक्सपेक्टेड है कि सचिन पायलट के साथ है, सिर्फ इतने एमएलए के दम पर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे देख रहे हैं, वो भी गहलोत जैसे को चुनौती?
देखिए ब्रजेश जी, आपका कहना सही है। आंकड़े अगर हम अभी देखें तो लगता है सचिन पायलट के पास 20 MLA हैं और 90 के करीब उस तरफ हैं। पर कल कुछ मेरी 2 MLA से बात हुई जो वहाँ थे, उनका मानना था कि करीब 65 से 70 लोग ही अंदर थे और करीब 15 से 20 लोग बीच में थे। एक मिनिस्टर तो रहे ही नहीं थे, दोनों जगह नहीं दिखे वो, नाम सचिन पायलट CMR में उधर। मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये क्लियर करे कि आलाकमान ओपनली एंडोर्स कर ले कि सचिन पायलट ही हमारा कैंडिडेट है, लॉयल्टीज बदल जाएंगी। क्योंकि आप ये जान के रखिए, अशोक गहलोत जी के पास आज जो MLA बैठे उनमें से कई MLA वो हैं जिनको टिकट सचिन पायलट ने दिया था, वो सचिन पायलट खेमे के लोग थे। पर जैसे ही देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनकी लॉयल्टी चेंज हो गई। तो ये लॉयल्टी जो है बहुत ट्रांजैक्शनल होती है पॉलिटिक्स में, और जो हमने अभी तक का घटनाक्रम देखा एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। तो अब सारी नजरें 10 जनपद पे हैं कि वो क्या स्टैंड लेती हैं। पर ये तय है कि बीजेपी ये सारा घटनाक्रम देख रही होगी, पर जो इतनी आपने बीच में अटकलें लगाई, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। बिकॉज उनको ये दिख रहा है कि कांग्रेस जिस हालत में है, 1 साल बाद पूरा राज आ रहा है, तो इतना जल्दी वो उठापटक नहीं करेंगे क्योंकि उनका हाउस भी ऑर्डर में नहीं है। पर मुझे एक बात आप बताइए कि गहलोत जैसे ट्रस्टेड अलाई का साथ छोड़कर क्या कांग्रेस सचिन पायलट का साथ जाएगी, जबकि उनका भी बगावत का एक बारी बड़ा इतिहास रहा है। कितने मेले ले जाके वो हरियाणा के एक रिजॉर्ट में कितने दिनों तक नाटक चला था। एनेक्डोट देता हूँ अब ब्रजेश जी, अगर हम राजस्थान के परिवेश में देखें तो मैं ये कहानी थोड़ी पहले ले जाता हूँ। 1998 में जब पहली बार इस तरह के हालात थे, तब हमारे यहाँ दिग्गज नेता होते थे परसराम मदेरणा, रामनिवास मिर्धा, और कांग्रेस को जब भैरव सिंह जी के अगेंस्ट पहली बार बहुमत आया, तब उस वक्त क्या आलाकमान है, जब वो मजबूत था, एक 48 ईयर्स के अशोक गहलोत पे अपना हाथ रखा जो MLA भी नहीं थे। तो जो भी विरोध वाले थे सब थे, वो सब उनकी तरफ आए और अशोक गहलोत ने 25 साल तक कांग्रेस को एक नेतृत्व दिया, पार्टी को आगे बढ़ाया। तो पिछले चुनाव के टाइम पे भी कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो चेंज ऑफ गार्ड करते, और अशोक गहलोत जितने सीजन पॉलिटिशियन, देखिए किसी को भनक नहीं पड़ी, उनके लोगों को भी नहीं पड़ी कि वो क्या कर सकते हैं। अब इतना स्मार्ट पॉलिटिशियन अगर कांग्रेस के पास सेंटर में हो, क्योंकि इर्द गिर्द तो उनके कुछ भी नहीं है, तो वो मसला वहां सॉल्व कर पाते और यहाँ एक एस्पिरेशन बढ़ा देते। तो ये जो MLAs आना, ये बात है, ये तो जहां आलाकमान का हाथ है उस तरफ है। पर हाँ, आज आलाकमान शक्ति विहीन सा लग रहा है, इसीलिए अशोक गहलोत उन्हें आग दिखा पा रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन कि गहलोत का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आपका क्या अनुमान है? देखिए, गहलोत ने अपना मूव चल दिया, अब वो अपना अगला मूव आलाकमान के मूव पे देखेंगे। आप देखिए, वो बहुत स्मार्टली पूरे घटनाक्रम से दूर थे। वो कभी शांति धारीवाल के यहाँ नहीं गए, वो खड़गे, अजय माकन और सचिन पायलट के साथ CMR पे ही रहे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है या कुछ भी होती है, उन्होंने अपने आप को बहुत सेफली बाहर रखा। तो जैसे चेस बोर्ड पे होता है ना कि किंग सबसे पीछे होता है, आगे पॉन्स खेलते हैं, प्यादे खड़े रहते हैं, उन्होंने अपने प्यादे आगे किए और अपनी मंशा जाहिर करी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश जी, बहुत धन्यवाद इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये राजस्थान के बहाने कांग्रेस के भीतर एक संदेश गया है। संदेश ये गया है कि कांग्रेस शक्ति विहीन होती जा रही है और कांग्रेस की लीडरशिप लगातार उसको बड़ी चुनौतियां गंभीर रूप से मिल रही हैं, वो भी उनकी तरफ से जो सबसे वफादार माने जाते थे। देखिए, कांग्रेस अशोक गहलोत के इस कदम से बेबस हुई है, लाचार नजर आ रही है। लेकिन मजाक चाहे जितना बने, लेकिन ये चरित्र सामने आया कि इस देश में जिसको सत्ता एक बार मिल जाती है वो छोड़ना नहीं चाहता। एक व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनने की तैयारी में है, वो मुख्यमंत्री भी बना रहना चाहता है। कितनी हास्यास्पद सी बात है और कितना आश्चर्यजनक कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राज्य के मामलों में निर्णय कैसे लेगा आगे चलकर। सत्ता हस्तांतरण का खेल इस तरह से फंस जाएगा, इस तरह से फंसा देंगे जिन पर बहुत विश्वास था। ये राजस्थान कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए तो है ही है, लेकिन बीजेपी के लिए एक अवसर है कि वो अब राजस्थान में भी अपनी एक सरकार बनाने की ओर देख सकती है। 1 साल से ज़्यादा का समय अभी बचा है।
लेकिन अंतरकला और गुटबाजी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। एक बची खुची जगह थी बैठने की, अब वो भी खत्म हो रही है। आज कांग्रेस को इस बात से सीखना चाहिए बीजेपी के कि उसके पास संगठन है, सत्ता है, और सत्ता हस्तांतरण का उनका जहां भी तरीका रहा बेहद आसान रहा, और ये सब अनुशासन की वजह से होता है। ये अनुशासनहीनता पार्टियों को कमजोर करती है, और आज कांग्रेस में आप देख सकते हैं लोग ये कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय में सरकार में बैठे लोगों ने संगठन को लगातार चुनौती देना शुरू कर दिया है, और संगठन कई जगह पर बेबस होता जा रहा है। वैसी स्थिति आज राजस्थान में है, जब अशोक गहलोत को कांग्रेस के उत्थान की चिंता के बजाय अपने पद की चिंता है कि पद बना रहे, चाहे कांग्रेस मरे या जिए। तो ये बड़ा, आप इसको विद्रोह कह सकते हैं, बगावत कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में इतना भी दम नहीं बचा है कि वो उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके। ऐसा एक विद्रोह हुआ था, तब सचिन पायलट ने किया था, तब उन्हें मनाया गया। अब 1 साल का कम समय बचा है, लेकिन अशोक गहलोत नहीं मानने के तैयार हैं। तो जब सत्ता अपने आती है तो अपने साथ तमाम सारे लालच लेकर आती है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। भैया ब्रजेश जी ये कह सकते हैं कि बारात एकदम द्वारे पर आ गई और द्वार 4 की तैयारी चल रही थी, तब तक दुल्हन नाराज होकर घर से भाग गई। अब घर वाले और दूल्हा बाराती ये सब ठगा महसूस कर रहे हैं, बैठे हैं। ये राजस्थान का नाटक है, ये पूरा इसमें लबोलुआब भरा है। आप देख लीजिए, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है और उसके नेता बार बार उसका तार खींच कर भाग रहे हैं, तो कांग्रेस मरेगी कि जिएगी? कांग्रेस कहाँ जिंदा हो पाएगी? कांग्रेस का खेल खत्म है। आज इस बात को भी कांग्रेस महसूस कर रही होगी कि चलो वक्त रहते अशोक गहलोत के बारे में अब स्थिति साफ हो गई। अब वो दूसरे नेताओं की ओर देख सकते हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सुशील कुमार शिंदे और तमाम सारे नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आ सकते हैं जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आने वाला वक्त ये तय करेगा कि अशोक गहलोत ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? क्या वो अमरिंदर सिंह की राह पर चल पड़े हैं जैसे पंजाब में हुआ? और अशोक गहलोत उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि वो 1 साल के लिए अगर अपनी सरकार बचा ले जाते हैं, चाहे बीजेपी के सहयोग से या कहीं से, तो आगे उनका हश्र मार्गदर्शक मंडल वाला ही होगा, वो उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। जिंदगी भर वफादारी का जो टैग लिए घूमते रहे, आखिरी इम्तिहान में वो फेल हो गए और उन पर भरोसा टूट गया है। तो ये अपना वर्तमान सुधारने के चक्कर में जो भविष्य की बर्बादी की है, वो इससे बड़ा उदाहरण अब राजस्थान से बड़ा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल वक्त कम है, लेकिन आज साहित्य के बजाय कुछ ऐसी बातें कहूँगा जो सियासत में और हर जगह वफादार नाम के शब्द को अब छोटा बताती हैं। वफादारी अब अवसर के साथ जुड़ गई है। तो सुनिएगा कि मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं, और चढ़ावा कम हो तो आशीर्वाद और वरदान भी बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। और इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छा लगती हैं, और दूसरे के मन की हो तो बहुत खटकती हैं। तो आज अशोक गहलोत ने यही करके दिखाया है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आपने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की घटना से क्या सबक नहीं लिया? जो इतना इमेच्योर कदम उठाने की कोशिश राजस्थान में हुई, बिना अपने नेता को विश्वास में लिया, और उसका नतीजा आज कांग्रेस को भारी अपमान से गुजरना पड़ा, वो भी लीडरशिप को। श्रद्धेय त्रिपाठी का जवाब दे दूं मैं। अभी त्रिपाठी जी ने कहा, मेरे सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका उत्तर देंगे। अरे आपका सवाल अति इम्पोर्टेंट, क्या बात है। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस अनुशासन विहीन। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या वो भी अनुशासन देखा कि मंच पर भीष्म पितामह की आंख से आंसू निकल रही थी, और क्या कहते हैं, स्वघोषी सेनापति मंचासीन,
और अपना मुकुट सजा रहा था वह सेनापति त्रिपाठी जी। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में भी देखा हूँ मैं। इस तरह के अनुशासन कांग्रेस के लिए मंजूर नहीं है कि भीष्म पितामह रोएं और सेनापति जो है मुकुट पहने। अब आते हैं कांग्रेस के वेंटिलेटर की स्थिति। आदरणीय, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि भाई कांग्रेस कितनी बड़ी बरगद की पेड़ है कि 17 पार्टियां बाहर चली गई, नई नई पार्टियां बन के। अरे वो तंज था, आप समझ नहीं तंज नहीं था, और वो तंज में उस व्यंग में ही आपने मूल बता दिया इनको कि भाई गलतफहमी की शिकार भारतीय जनता पार्टी न हो। आज अरे इनके यहाँ भी कितने हमारे गए हैं कि नहीं इनके यहाँ? पर ये बताओ कि बिना नेता को विश्वास में लिए इतना बड़ा कदम अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में न तो कोई कार्यकर्ता न कोई नेता, रंग बिरंगा परिधान पहने हुए कुछ हैं नेता कार्यकर्ता, अपना बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत, और जाल में फंस जा रहे हैं बहेलिया के दाने पर। इन लोगों का ये बस कुछ हैं, बाकी अभी भी। तो अब गहलोत का क्या होगा ये बताओ? आदरणीय, अस्थाई कटिया है भारतीय जनता पार्टी के पास, बस उसका इंतजार करते हैं। त्रिपाठी का बाछे खिल गई, मुस्कुराहट देखिए कितने खुश हो गए। अब बेचारे कह नहीं पाते अपने प्रफुल्लता के कारण, किससे चिंतित तो विचार करेगा, बोले कहीं न कहीं से मनसा वाचा करना। क्या होगा पांडे जी? जी गहलोत का क्या होगा? नहीं, गहलोत चुनौती तो दे दी है, अब निपटोगे कैसे? कुछ नहीं आदरणीय, कोई चुनौती नहीं है। गहलोत सीनियर लीडर हैं और गहलोत लॉयल हैं गांधी परिवार के। मैं कहा शुरू में कह दिया कि ये दिखाई दे रहा है, आज जो दिखाई दे रहा है वो सत्य होता नहीं है, सत्य कुछ और होता है, दिखाई कुछ और देता है। सत्य यही है। पंजाब वाली जो बात मैंने कही उससे सबक ले लेते, क्यों नहीं लिया? किससे? पंजाब की घटना से सबक लिया होता तो राजस्थान में ये दुर्गत नहीं होती ना, अब बेइज्जती नहीं होती ना। आदरणीय, ऐसा है कि अमरिंदर सिंह की एज अधिक होने के कारण, बड़ा अधिक एज हो गई थी, उसका दिमाग भोथरिया गया था। भारतीय जनता पार्टी दिमाग को अपने मुख्यमंत्री को भोथरिया गया, कुछ नहीं। अब हमारा कौन मुख्यमंत्री हो? अब कौन सा मुख्यमंत्री? अरे क्या रणछोड़ दासों को अपना मुख्यमंत्री कहूंगा मैं? अब भगोड़ों को, अब गुलाब नबी तो अपना मुख्यमंत्री बताऊंगा मैं? बना के 4.5 साल तो भाई जो आदरणीय कांग्रेस के यहाँ जो पुष्पी हुए, पल्लवित हुए, फलित हुए और आज धाता बता के चले गए, गुलाब नबी आजाद का मैं नाम लूंगा, और अमरिंदर सिंह को ये तो जाके पीताम्बरी पहन लिए, ये तो पीताम्बरी पहन लिए, फिर कौन सी कांग्रेसी? अरे कांग्रेसी जब हो कोई तरकीब है या सिर्फ हवा में है बात? कांग्रेस की वह परिभाषा कांग्रेसियों की कि अंतिम यात्रा उसी कांग्रेस के झंडे में हो, उसको मैं कांग्रेसी मानता हूं। आदरणीय, कौन कांग्रेसी जो छोड़ के चले गया? बताओ भाई त्रिपाठी जी, ये तो हमको लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, अब हमको तो समझ ही नहीं, इनसे सवाल क्या पूछे। नहीं देखिए, वैसे तो मैं सच में प्रभाकर जी की हिम्मत को, साहस को, इनके धैर्य को निश्चित तौर पर बहुत आज मानता हूं कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी कांग्रेस का जिस तरह से वो पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस पर बात ना हो पाने पाए, भाजपा पर बात ज्यादा से ज्यादा कर ले। लेकिन जो अभी गुलाम नबी आजाद साहब के लिए, अमरिंदर सिंह के लिए इन्होंने जो बातें अभी कही ना, आप निश्चिंत रहिए, हो सकता हो कल आप डिबेट रखेंगे इसी विषय पर तो यही सारी बातें वो अशोक गहलोत के लिए भी करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। देखिए अब ठीक है, अभी चूंकि अशोक गहलोत ने पार्टी आधिकारिक तौर पर वो बाहर नहीं हुए हैं और इसलिए ये बातें कहने का भी अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए अशोक गहलोत की आज प्रशंसा होगी, लेकिन कल अशोक गहलोत के बारे में भी ऐसे ही विचार रखेंगे। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से कटा हुआ है और कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले जितने भी नेता हैं, हर नेता ने यही बात दोहराई है कि कुछ चापलूसों से घिरा हुआ है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व। वहां पर सुरक्षा कर्मी, अरे इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली है, आप कह रहे हैं कि ये जनता से नहीं जुड़े? अरे जनता ही के बीच तो है राहुल गांधी। 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक पद यात्रा, वो यात्रा उन्होंने जब शुरू की तभी गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। यात्रा अब जब 8 दिन आगे बढ़ी तो गोवा में 8 विधायक इनकी पार्टी छोड़ करके चले गए। अब अभी यात्रा का भी 20 दिन पूरा नहीं हुआ है, तब तक राजस्थान की सरकार पूरी तरह से हिल रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपनी यात्रा बंद कर देनी चाहिए, वापस लौटना चाहिए। बताओ भाई पांडे जी, ये तो बड़ी चिंता वाली बात इन्होंने बताई। कोशिश करें, फैक्ट तो इनके पास है कि 3 बड़ी घटनाएं हो गई ये पद यात्रा के दौरान। नहीं, ये लॉजिक है उनके पास। नहीं आदरणीय सुनिए, तथ्य है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावे और कुछ है ही नहीं है भाई। अपना है नहीं देख रहे हैं कि इनको क्या करना है। यात्रा शुरू हुई तो खुद को कैसे बचाओगे, कोई तरकीब है? तो कि खुद यात्रा शुरू हुई तो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दिया। अरे उस यात्रा से गुलाम नबी आजाद से क्या लेना देना? गुलाम नबी आजाद छोड़े तो छोड़े। देखिए त्रिपाठी जी, एक कांग्रेस सागर है, पर ये कांग्रेस छोड़ो वाली क्यों आजकल मुहिम चल रही है? नहीं आदरणीय सुनिए, क्या है, कांग्रेस छोड़ने की मुहिम नहीं है,
ये कांग्रेस क्रिएटर है आदरणीय, कांग्रेस इज क्रिएटर, ये क्रिएट करती है। अरे भाई हमारे यहाँ है सागर से उल्टा जल निकाल लो भाई, अपना पीताम्बरी धार। अरे अपने को आग लगा के कौन आजकल पुष्पित पल्लवित हुआ, मैं तो हैरान हूँ आपके इस तरह क्यों नहीं हुए? आप तो खुद को आग लगाए ले रहे हैं। नहीं सुने, कांग्रेस छोड़ के आदरणीय ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में शोभा बढ़ा रहे हैं लोग, जाके पूछिए इनसे, ये नेता उनको मानते हैं, उनको नेता मानते हैं भाई। अब 8 विधायक कांग्रेस छोड़ के गए तो कितना खुश है। एक सेकंड सुने, आज अभी थोड़ी देर में गीता का श्लोक पढ़ देंगे, वांसल से जीर्णानि यथा विहाय, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि आत्मा अजर अमर है, कांग्रेस तो अजर अमर है, कांग्रेस ना बूढ़ी होगी ना मरेगी, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, जो आप श्लोक चाहेंगे सुनना, यही सारे ज्ञान देने वाले हैं। जो श्लोक आप चाहेंगे सुनना वो श्लोक नहीं कहने वाला हूं मैं, ये पक्की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो नहीं बोलने वाला हूं मैं वही बोलूंगा जो भारतीय जनता पार्टी करती है। श्रद्धेय त्रिपाठी जी, मैं सत्य बोलूंगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार कर लीजिए। नहीं, राहुल गांधी के सत्य क्या है के लिए ये फिर से सत्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि अशोक गहलोत का हमने प्रयोग करके देखा लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और राहुल जी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। अब देखिएगा कल से मूवमेंट शुरू होगा कि राहुल गांधी लाओ, कांग्रेस बचाओ, राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं, राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस अध्यक्ष मेरे अतिरिक्त कोई हो जाए जिसके नाम क्या ये गांधी न लगा हो। तो प्रियंका जी होंगी क्या? नहीं तो प्रियंका जी होंगी क्या? गांधी न लगा हो और कांग्रेस बचाओ नाम लगेगा क्या? गांधी न लगा हो, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, इन तीनों लोगों ने कह दिया कि कोई भारत हमारे कांग्रेस का वरिष्ठ अध्यक्ष बनेगा। अब आपका ये भी जुमला और ये भी एक जो अब कमजोर कोर समझते थे, दबा रहे थे कांग्रेस का, अब ये भी आपके हाथ से निकल गया। सबसे बड़ी विषम परिस्थिति यही आपके साथ है। निकल कहां गया? ये तो स्थापित हो गया। नहीं, हमारी बातें सच साबित हो गई। सच साबित नहीं हुई। गांधी परिवार की गुलामी जो आपके पास से था वो कांटा, वो भी कांटा अब न रहा, वो भी कांटा अब न रहा, क्योंकि आप भाजपा तो परेशान हो गई, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, राहुल गांधी की यात्रा से परेशान है कि कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है, उससे परेशान है। परेशानी आपको है मूल परेशानी यही भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी नहीं है कि अपने संगठन को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अनूप संडा जी को लाया जाए। थैंक यू अनूप जी। मुझे आप बताइए कि कांग्रेस के इस घटनाक्रम से, एक उत्तर प्रदेश में आप लोग भी लार्जेस्ट अपोजिशन हैं, आपने क्या सबक लिया और क्या सीखा इससे? देखिए, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे जनता के हित के लिए लगातार संघर्ष करने वाली पार्टी है। जब हम सरकार में थे तो हमने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया, और जब सरकार में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की जो जनविरोधी नीतियां हैं, जो असफलताएं हैं, जो तानाशाही है, और पूरे उत्तर प्रदेश को जिस अराजकता में भारतीय जनता पार्टी डालना चाहती है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। आप कांग्रेस को क्या मशवरा देना चाहते हो? देख, कांग्रेस तो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस को पुनर्मंथन करना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्यों आज इस स्थिति में पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अनिर्णय की, गलत टाइमिंग की और जनता से कटे हुए होने की शिकार है। इस वजह से ही मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगातार शक्तिहीन होती जा रही है, जो मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आज पूरे देश को इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को इस पूरे देश के ऊपर थोपना चाहती है, पूरे देश में जो माहौल पैदा करना चाहती है, इस माहौल को पैदा करने से रोकने के लिए ये अति आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के इन ऐसे कृत्यों को रोका जाए जिनसे भविष्य में भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। सलाह दे रही है। अरे आपको, मैंने तो आपको बीच में टोका नहीं, मैंने तो बीच में आपको टोका नहीं। आपको जो इतनी मिर्ची लग गई, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? मैंने तो आपको टोका भी नहीं। सच्चाई नहीं सुन पाते हैं क्या? लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्या? लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को सलाह दे रही है। की बात नहीं सुनना चाहते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का हाथ रखना होगा, आपको अपने भीतर पहले आकलन करना होगा। अरे बात भाई, आप भी परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी पीड़ा इसलिए है ना। अरे परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी भी है और इसीलिए पीड़ा हो रही है कि परिवार का एक कुनबा वहां टूट रहा है, परिवार का एक कुनबा यहाँ टूट रहा है। खेलने का कौन सा इतिहास था? चलने वाली उत्तर प्रदेश में किस किस नेता के सुपुत्र विधायक मंत्री बने बैठे हैं, सूची निकाल करके देख लीजिए।
सच्चाई कह दो तो आप लोग बड़े उत्तेजित हो थैंक जाते यू, हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हमें बड़ी परेशानी है। थैंक यू, अमिताभ भूषण जी को लाया जाए, बहुत शुक्रिया। परिवार पार्टी नहीं चला, आपस में ना उलझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमिताभ भूषण जी, आपका क्या तर्क और तथ्य हैं कि राजस्थान के संकट को कांग्रेस ग्रेसफुली हैंडल कर सकती थी, जो नाकाम हुई, अब आगे उसके पास क्या रास्ते और संभावनाएं बचती हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पूरे मामले को जिस तरीके से हल कर सकती थी वो करने में चूक गई है, और इसकी वजह से कांग्रेस को लेकर जो लोगों में एक धारणा है कि नेतृत्व आपकी जो सियासत है ब्रजेश जी, जिसमें चेहरे की राजनीति, चाहे राज्यों को देखिए या केंद्र की तरफ आप देखें, चाहे मोदी जी का चेहरा हो या फिर राज्य में जिन चेहरों को गढ़ा है बीजेपी ने, उनके जरिए सियासत करती है। उसमें जब आप देखते हैं तो कांग्रेस के पास संयोग था कि राजस्थान में दो चेहरे उनके पास थे, पर दोनों चेहरों के बीच का जो टकराव था उसका असर कांग्रेस की सेहत पर पड़ा है। लोगों की धारणा बदली है और फिर से वही बात साबित होती है कि भाई इनके पास तो एका है नहीं, क्या सरकार चलाएंगे और आगे ये क्या नेतृत्व देंगे। मोदी से लड़ने चले हैं जो लोग, आपस में तो एक साथ बैठ नहीं गए हैं। ये गलत है। बगल में छत्तीसगढ़ चले जाइए तो कभी टीएस सिंहदेव भिड़ते हैं भूपेश बघेल से। हाँ, आप बोलें, आप बोलें। तो जगह जगह जब आप दो राज्य में बैठे हैं और दोनों राज्य में ही आपस में लड़ रहे हैं, पंजाब की परिस्थिति पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से, तो आपस की लड़ाई से कांग्रेस अपना खुद का नुकसान करे, उसको बाहर के किसी दुश्मन की या किसी विरोधी की जरूरत ही नहीं है, खुद ही लड़के मरकट के उसके लिए वो तैयार हैं। और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का ब्रजेश जी जो मैं देख रहा हूं कि पिछले 1.5 दशक में आप पदुचेरी से शुरू करिए, नारायण स्वामी से लेकर के, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद जिस तरीके से रोसैया बनाए गए और उनके बेटे जगन जिस तरीके से निकल गए, उससे कांग्रेस का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में वही स्थिति बनी। असम में हेमंतो विश्व शर्मा और तरुण गोगोई की लड़ाई कांग्रेस नहीं सुलझा पाई और वहां भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब राजस्थान तक पहुंचा है, तो अचानक से नहीं हो रहा है। पंजाब में बीच में वही सब कुछ हुआ और प्रयोग भी अभी राजस्थान में कहा जा रहा है कांग्रेस जाट मुख्यमंत्री बनाएगी तो क्या होगा, और ऐसा प्रयोग तो पंजाब में भी कांग्रेस ने किया था, दलित मुख्यमंत्री बनाया, तो हासिल क्या हुआ। तो हर प्रदेश की अपनी एक राजनीतिक गुणागणित, उसकी एक समझ, उसका एक समीकरण है। उसके विपरीत आप बहुत कुछ सोचते हैं कर लेंगे उससे लाभ हो जाएगा, तो ये सब कहने की बात है, पर वास्तव में नुकसान कांग्रेस का है, कांग्रेस की राजनीति का है और उस संभावना का नुकसान है जो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर खड़ी हो सकती है। बहुत शुक्रिया और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और अविनाश कल्ला जी का भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आप सब जुड़े रहे और अपने अपने बहुमूल्य विचार आप सबने प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।